ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय सभी की चिंता कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है। ओमिक्रॉन की वजह से पूरे विश्व के लिए संक्रमण की नई संभावनाएं तेज हो रही हैं। भारत में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के 2630 मामले सामने आए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 90,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 148 करोड़ 67 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू किया गया है। अगर आपने इसके लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इसे तुरंत कराएं। आप आधार या स्कूल के पहचान पत्र से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 15 से 18 वर्ष के 17% से अधिक लोगों को कोविड टीके की जो पहली डोज है वो दी जा चुकी है, और ये उपलब्धि मात्र 3 दिन में हासिल हुई है। तो आइए कार्यक्रम तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मैक्स अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर बलबीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी सीनियर प्रोफेसर रह चुके हैं। आपको अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी से फेलोशिप मिल चुकी है। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर बलबीर को पद्मश्री से सम्मानित किया है। डॉक्टर बलबीर, नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार जी। श्रोताओं, आप भी कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर बलबीर से हमारे स्टूडियो के नंबर दिल्ली का कोड 011-23421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 011-23421764। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #ASKIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर बलबीर, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की। जिस तेजी के साथ कोविड अपने पैर पसार रहा है, से लेकर सभी चिंतित हैं और कल 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। आप देश की वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? मैं देखता हूं कि ऐसी तेजी से पहले कभी बढ़ा कोरोना हिंदुस्तान में जिस तेजी से बढ़ रहा है जी, और जो एक्सपीरियंस अमेरिका और लंदन में है वहां भी बहुत तेजी से बढ़ा। तो ये क्लियर है कि माइक्रॉन डेल्टा से 2 गुना या तेजी से बढ़ता है और इसका इंक्यूबेशन शॉर्ट होता है बहुत तेजी से और भी। तो ये पक्का है कि केसेस जो देखेंगे हम बहुत हाई पीक पे देखेंगे, जो हमने शायद पहले, ये पक्का है जी। ये हम कंसर्न है कि बहुत ज्यादा पेशेंट होंगे जिनका पॉजिटिव रिजल्ट हुआ। जी, और डॉक्टर बलबीर, जैसा कि आपने वैश्विक परिदृश्य या ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात की, अगर हम एक नजर डालें स्टैटिस्टिक्स पर, तो अमेरिका में बुधवार को 7 लाख से अधिक, और अगर इसका पूरा वीक एवरेज लेते हैं तो 5,84,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यूरोप में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड में कल लगभग 1.5 लाख मामले सामने आए हैं। फ्रांस में कल 3,22,000 नए केसेस सामने आए हैं। तो अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम देखें तो आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? तो मैं जो अभी देखता हूँ ये कभी इसका भी नहीं था इतना पूरी दुनिया में। कल अमेरिका में 10 लाख। तो अब ये बात है कि क्या ये कब थमे। इसका लगेगा साउथ अफ्रीका बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन उसके बाद बिल्कुल तेजी से। तो अगर हम देखते माइक्रॉन सबसे पहले शुरू हुआ साउथ अफ्रीका जी 14 नवंबर के आसपास के रिपोर्ट किया
और दिसंबर एंड वो बिल्कुल माइल्ड हो। तो अगर ये चीज रही एक महीने ही हमें करना पड़ेगा। जी माफ कीजिएगा डॉक्टर बलबीर, अगर आप अपनी लोकेशन थोड़ी चेंज कर सकें, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। जी तो अगर हम हिंदुस्तान जी को बिल्कुल क्लियर है जी। तो हम ये उम्मीद की तेजी से बढ़ेंगे, फिर तेजी से। जी डॉक्टर बलबीर, थोड़ी असुविधा हो रही है आपको सुनने में, शायद कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम है। डॉक्टर बलबीर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन। जी जी, अगर आप थोड़ी सी लोकेशन चेंज करेंगे तो श्रोताओं को बहुत क्लियर सुनाई देगी। जी जी जी, अपनी बात कहिए जी। तो मैं यही कहता कि उतना तेजी से कम। तो ये पूरा दिख रहे हैं कि अगर हमने लास्ट ईयर हिंदुस्तान में पीक हमारा 22,000 था, इस बार 40,000 की उम्मीद है। जी तो इसलिए बिल्कुल होगा डेल्टा में देखा तो। जी डॉक्टर बलबीर, अगर आप कहें तो हम आपको अपने दूसरे नंबर से फोन करते हैं या आपको दोबारा से कॉल करें, या अपनी लोकेशन एक बार और चेंज करके देखिए क्योंकि बहुत आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आपको एक और नंबर देता हूँ, मैं ट्राई। जी डॉक्टर साहब, आप एक बार थोड़ी सी लोकेशन चेंज करके देखिए, एक बार और ट्राई करते हैं। जी ठीक है, तो एक बार और ट्राई करते हैं। डॉक्टर बलबीर, अगर हम देखें तो ओमिक्रॉन के बाद अब दक्षिणी फ्रांस में कोरोना के जो नया वेरिएंट है IHU की भी पहचान की गई है। WHO ने भी इसके बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। तो वायरस तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है, और इस नए वेरिएंट के बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये हर वायरस का बिहेवियर होता है कि वो वेरिएंट बदलता है, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है जी, कि जब वेरिएशन होता है वायरस में तो वो धीरे धीरे थम जाती है, उसकी बीमारी, उसकी क्षमता अटैक करने की थम जाती है। ये हमने देखा अब डेल्टा से ओमाइक्रॉन वेरिएंट में। जो डेल्टा वेरिएंट में जितना स्टिंग था जी, उसमें ओमाइक्रॉन में नहीं है। ओमाइक्रॉन इतने पेशेंट्स आईसीयू में नहीं पहुंच रहे, हॉस्पिटल की तरफ नहीं पहुंच रहे जो हमने डेल्टा में देखा। जी, तो वेरिएंट आना बहुत एक लाजमी है, वो होना ही होना है। शायद ये एंड गेम में ऐसे वेरिएशन ज्यादा आते हैं और फिर अल्टीमेटली वो थम जाता है। जी। और डॉक्टर बलबीर, आपका अगर हम देखें तो दूसरी वेव में भी जो मैक्स साकेत था वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था। इस बार आपको किस तरीके के केसेस आ रहे हैं, लोगों के अंदर किस तरीके के नए लक्षण दिख रहे हैं, और उनमें किस तरह की चीजें आ रही हैं? तो मैंने आज पुरानी स्टैटिस्टिक्स देखी जी, तो हम गए मई फर्स्ट वीक में, जब दिल्ली में 15,000 केस हुए। आज भी दिल्ली में 15,000 केस हुए। तो जब फर्स्ट वीक ऑफ मई में जब 15,000 केस थे दिल्ली में, तो हमारे पास एक भी बेड खाली नहीं था। आईसीयू फुल थे और 8 आईसीयू फुल थे। आज की डेट में हमारे पास 3 आईसीयू पेशेंट्स हैं और कोई भी आईसीयू में नहीं है जिसको कोविड पॉजिटिव है। इसका मतलब ये डिजीज इतनी खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था। जी, बट अभी हमें अगला हफ्ता और 2 हफ्ते और देखना है कि ट्रेंड्स चेंज ना हो जाए। लेकिन अभी तक जो हमें लगता है, ना तो ज्यादा पेशेंट सीटी स्कैन करा रहे हैं, ना लोगों की ऑक्सीजन फॉल हो रही है, ना लोग घरों में ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत डिफरेंस है जो लास्ट अप्रैल मई में देखा और जो आज हम देख रहे हैं। तो डॉक्टर बलबीर, क्या हम कह सकते हैं कि ये एक ब्लेसिंग डिस्गाइज है और इसकी वजह से हम धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे? जो टॉप साइंटिस्ट हैं सब ये बिलीव कर रहे हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड। जब अगर इतनी तेजी से फैलेगा तो बहुत लोगों को होगा। जब बहुत लोगों को होगा तो एक्चुअली हर्ड इम्यूनिटी बहुत बढ़िया आ जाएगी। जी। और डॉक्टर बलबीर, इस समय कोविड के काफी मरीज होम आइसोलेशन में हैं और इसको लेकर सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी की है। तो क्या कुछ है कहेंगे उनके लिए जो लोग होम आइसोलेशन में हैं इस वक्त? तो इस बार ओमाइक्रॉन बहुत लोगों को पॉजिटिव होगा। एक्चुअली ये भी नहीं पता चलेगा कि किसको हुआ और उसको टेस्ट नहीं किया, क्योंकि कई एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी होंगे। जी। तो होम आइसोलेशन में हमें यही ध्यान रखना है कि ये बहुत रैपिडली स्प्रेडिंग वायरस है। तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है घर पे, जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे डायबिटीज, हार्ट की डिजीज, किडनी डिजीज या कैंसर, इन लोगों को ज्यादा खतरा है, तो उनको बचा के रखिए।
जी। और डॉक्टर बलबीर, जैसा कि आपने कहा, और जाड़े का दिन है, काफ़ी दिल्ली में ठंडक है और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आपका कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में कई दशकों का लंबा अनुभव रहा है और विशेष योगदान के लिए आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस अनुभव के आधार पर कि जो अभी सर्दी के दिनों में जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, उन्हें किस तरह की सावधानी लेनी चाहिए और वो लोग जो प्रोन हैं उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो हम हर साल देखते हैं कि विंटर सीजन हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ज्यादा लोग एडमिट होते हैं हार्ट डिजीज से। अब उनको एक तरफ से कोविड है और दूसरी तरफ से हार्ट डिजीज है, तो उनको बहुत ज्यादा बचना चाहिए। तो उनको कैसे बचाव कर सकते हैं कि एक तो ठंड से बचना, फिर दूसरा अपने आप दवाई रेगुलरली खानी है। जी। तो कईयों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है विंटर्स में, ब्लड प्रेशर आप रेगुलरली चेक करिए। दवाई मॉडिफाई करनी पड़ती है बीपी की इस सीजन में, जिसको भी ध्यान रखना पड़ा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और क्या कुछ हम खान पान में भी परहेज कर सकते हैं या कुछ विशेष हमें ध्यान रखना है? पानी की क्वांटिटी का ध्यान रखना है? तो विंटर्स में ज्यादातर लोग पानी कम पीते हैं, तो डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन से हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं, वो समझते हैं कि विंटर का स्ट्रेस दूर करने के लिए ड्रिंकिंग ज्यादा करनी चाहिए या स्मोकिंग ज्यादा करनी चाहिए, वो अवॉइड करनी है। ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये विंटर्स में एक कॉज है हार्ट अटैक का। जी। और डॉक्टर बलबीर, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और इस समय जबकि ठंड काफी ज्यादा है, तो उनको क्या आप एडवाइस करेंगे कि वो घर पर ही रह के कुछ एक्सरसाइज करें या बाहर जैसे जाते हैं वैसे जाते रहें? तो बाहर जाना खतरनाक है। एक तो विंटर मिलेगा उनको, दूसरा ओमाइक्रॉन इतना रैपिडली स्प्रेड करता है कि किसी ना किसी को आप मिलेंगे तो आपको हो सकता है। तो घर पे ही कोशिश करिए। अब क्या एक्सरसाइज करें घर पे, सिर्फ वॉकिंग ही बहुत है। तो अगर आप अपनी बालकनी में या छत पे धूप के टाइम पे अगर चलेंगे आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो जरूरी नहीं कि आप बाहर जाके पार्क में ठंड में एक्सरसाइज करें। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में हिस्सा ले रहे हैं मैक्स अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। आप भी हमारे स्टूडियो के नंबर 01123421 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और दिल्ली के आज के हमारे पहले कॉलर हरदीप सिंह जी हैं। हेलो जी। हरदीप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। सिद्धार्थ जी, हम आपका प्रोग्राम 21-22 महीनों से सुन रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हरदीप जी, पहले इसका टाइमिंग 9:25 पे होता था। जी हरदीप जी, एक सेकंड। डॉक्टर बलबीर, आप हमारे साथ हैं? कुछ तकनीकी खराबी की वजह से डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क टूट गया। कोई नहीं हरदीप जी, आप बताइए जी, आप कुछ कह रहे थे। जी। तो जी सर, हम आपका प्रोग्राम हमें बहुत ज्ञानवर्धक लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है? नहीं, पहले भी किया है। अच्छा, ओके। बहुत अच्छी बात है कि आप हमारा कार्यक्रम रेगुलरली सुनते हैं। और आप जैसे जो श्रोता हैं, जब वो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, तो उसकी वजह से ही हमारा जो है कार्यक्रम सफल होता है। और आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहते थे कि लोगों ने जैसे दो डोज लगा चुके हैं जी, फिर भी इतने केस क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं? जी, दोनों डोजेज लगाने के बाद भी केसेस ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर साहब को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही डॉक्टर बलबीर हमसे जुड़ते हैं, हम इस बात का जरूर आपको जवाब देते हैं। और डॉक्टर साहब हमसे कनेक्ट हो गए। डॉक्टर बलबीर, हेलो जी। डॉक्टर बलबीर, आप सुन पा रहे हैं? जी, डॉक्टर बलबीर से हमारा जैसे ही संपर्क होता है। डॉक्टर बलबीर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हरदीप जी ने हमसे ये पूछा है कि क्या दोनों डोज लगवा चुके लोगों को भी क्यों कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट हरदीप जी बताते हैं कि ये
इस बात की गारंटी वैक्सीन लगवाने के बाद नहीं होती कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, दोबारा संक्रमण नहीं होगा, लेकिन ये तय है कि अगर संक्रमण होगा तो बहुत ही माइल्ड संक्रमण होगा। इससे जो है आपको कोई खतरा नहीं होगा, आपको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं होगी और या तो आप होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएंगे या थोड़ी बहुत हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत रेयर केसेस में जरूरत पड़ती है तो वहां भी हो जाएगा। तो अब देखिए यही बात हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर बलबीर जी, हमारे साथ हरदीप सिंह जी जुड़ गए थे, हमारे कॉलर, और उनका ये सवाल था कि जब हम वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं इसके बाद भी दोबारा संक्रमण क्यों हो जाता है? अब दो चीजें होती हैं, एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है डिजीज। इन्फेक्शन होना मतलब आरटीपीसीआर पॉजिटिव आना, यानी कि वायरस ने आपको टच किया। डिजीज होना का मतलब होता है कि आपको सिम्टम्स हो, आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो। तो अगर वैक्सीन लगी हो और आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो जाए तो इन्फेक्शन हुआ, लेकिन अगर डिजीज नहीं हुई तो कोई डरने की बात नहीं है। तो इसलिए वैक्सीन का फायदा है। अगर वैक्सीन आपकी ऑक्सीजन नहीं मिलती, आप आईसीयू में नहीं जाते, हॉस्पिटलाइज नहीं होते, तो बहुत फायदा है। तो हम देखते हैं अगर इन्फेक्शन का सक्सेस, हम दो चीजों की बात करते हैं कि इन्फेक्शन कितना प्रिवेंट हुआ। तो सपोज वैक्सीन 80% इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है, लेकिन 95% हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट करती है। तो हमें देखना है कितने लोग हॉस्पिटल में गए आफ्टर वैक्सीन, वो बहुत कम है। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा संकेत होता है। और इस बीच लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन जुड़ गए हैं हमारे साथ। यामीन भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी यामीन भाई, सर मैं ये जानना चाह रहा था जैसे कि ओमिक्रॉन में और डेल्टा प्लस में क्या फर्क है, एक तो ये बताएं। और एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कि जुकाम, खांसी, बुखार 2-3 दिन 4 दिन के बाद कराएं टेस्ट, के दिन के बाद कराएं, थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल डॉक्टर बलबीर, ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर किसी को आज की डेट में फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं तो कब ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें कोविड का टेस्ट कराना है? तो पहली चीज, ओमाइक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट में क्या फर्क है? जी, तो डेल्टा वेरिएंट हमने पहली बार देखा मार्च अप्रैल में पिछले साल 2021 में, और ओमाइक्रॉन देखा नवंबर में 2021 में, जो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ। तो ओमाइक्रॉन ज्यादा रैपिडली स्प्रेड होता है, यानी कि ज्यादा लोगों को इकट्ठा हो जाता है। डेल्टा वेरिएंट इतना फास्ट नहीं था। पहले डेल्टा वेरिएंट हमने देखा बहुत फास्ट था, उससे भी फास्टर ट्रांसमिशन ओमाइक्रॉन की है। फिर इंक्यूबेशन पीरियड कम है ओमाइक्रॉन, यानी कि इन्फेक्शन लिया और सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं ओमाइक्रॉन में। जी, तीसरी चीज, आरटीपीसीआर दोनों में इफेक्टिव है, डेल्टा में चाहे ओमाइक्रॉन में। चौथी चीज, ओमाइक्रॉन में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुए हैं, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये माइल्ड वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा में बहुत हाई एडमिशन रेट रहा, बहुत डेथ्स हुई, बहुत लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, बहुत लोगों को सीटी स्कैन और लंग्स में इन्वॉल्वमेंट था। तो उस मामले में ये अच्छा लग रहा है कि ये उतना घातक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था। जी। अब दूसरी बात रही कि सिम्टम्स होने के कितनी देर बाद टेस्ट करना चाहिए। तो सिम्टम्स होने के एज सुन एज पॉसिबल टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब सिम्टम्स शुरू होते हैं तो वायरस अंदर रेप्लिकेट कर चुका होता है, तो टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो आपको ये नहीं कि 3-4 दिन वेट करना है फिर टेस्ट कराना है, ये नहीं है। ये है कि टेस्ट जल्दी से जल्दी कराना है, और वो पॉजिटिव होने के चांस बहुत हाई है अगर आपको इन्फेक्शन है, क्योंकि कुछ चीजें ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल जो जितना जल्दी दिया जाए उतना अच्छा है। और पंजाब का रुख करते हैं, जहां से हरमेश कुमार जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ। हरमेश जी नमस्कार। हरमेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी हरमेश जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं हरमेश कुमार जी, गांव संगतपुरा सोटियां, जिला फतेहगढ़ साहिब तो बोल रहे हैं, पंजाब तो। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मैं ये जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी कोरोना के मरीज आ रहे हैं उनके कोई ऐसा भी आपके पास आंकड़ा है जो उसको टीके दोनों लगे हुए हो तो फिर भी हो जाए उनको कोरोना? डॉक्टर बलबीर, ये सवाल पूछा है। ऐसे हो सकता है कि 2 टीके लगे हैं, फिर भी हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला कि जब अगर 2 टीके लगे हुए हैं, जो इन्फेक्शन होता है वो जनरली माइल्ड होता है, वो अस्पताल की तरफ नहीं ले जाता पेशेंट को। तो इसलिए 2 वैक्सीन लगा, अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया और आपको खास सिम्टम नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है इसमें।
जी। और डॉक्टर बलबीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो ट्रीटमेंट में क्या कुछ हमारा जो प्रोटोकॉल है या जो दवाएं हम यूज़ कर रहे हैं वो पिछले सेकेंड वेव की तरह ही है, या इस बार हमने कुछ नई दवाएं ऐड की हैं? तो पिछली बार से और अब में ये फर्क है कि हमारे पास कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं और कॉकटेल एंटीबॉडीज हैं जी। लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि बहुत बढ़िया दवाइयां हैं। कुछ डेटा पॉजिटिव है, कुछ डेटा नेगेटिव है, तो ये एक फिजिशियन की सलाह से ही दवा लेनी चाहिए। अपने आप इससे ट्रीटमेंट पे नहीं शुरू करना चाहिए। दूसरी चीज ये उभर के आई कि कई दवाइयां जैसे जिंक, विटामिन सी, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन या इवरमैक्टिन जो बहुत कॉमनली यूज हो रही है घरों में, और पिछली बार तो शॉर्टेज भी हो गई दवाइयों की, ये दवाइयां बिल्कुल काम नहीं करती। ओके। और अब रुक करते हैं बिहार में पूर्णिया का, जहां से मोहम्मद मजहर जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। मजहर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार सर जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये मेरा दो सवाल है आपसे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या फर्क है जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये अदर कंट्री के लिए क्या कहता है कि जैसे कि एक दो जैसे 3-4 मुल्क में क्या ये एंट्री कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट को लेकर के, कोविशील्ड या कोवैक्सीन को लेकर के? जी बिल्कुल डॉक्टर बलबीर, क्या कहेंगे? दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन हिंदुस्तान में काफी एक्सटेंसिवली यूज है। तो कोविशील्ड एक एस्ट्राजेनेका ने बनाई जो इंडिया ने फिर प्रोड्यूस करी। कोवैक्सीन इंडियन प्रोड्यूस वैक्सीन है। सो कोवैक्सीन एम प्रोटीन होता है, वायरस के आउटर प्रोटीन होता है जिसके अगेंस्ट बनी हुई है, और कोवैक्सीन एक एंटायर बैक्टीरिया डेड वायरस है जो यूज किया गया बनाने में। तो दोनों वैक्सीन अच्छी हैं। कोवैक्सीन के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया है और दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं और लगनी चाहिए वैक्सीन जितना जल्दी हो सके। और अब WHO ने भी कोवैक्सीन रेकमेंड कर दी है, तो इसलिए बाहर जाने ट्रैवल आपके पास सर्टिफिकेट हो तो बाहर कहीं भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये दोनों वैक्सीन WHO अप्रूव्ड हैं। और अब धर्मवीर जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। हेलो धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी मैं बहुत धर्मवीर नमस्कार जी। बात बोली कि डरने की बात नहीं है, बस एक छोटी सी हमें कॉन्फिडेंस रहती है कि जैसे कि हम जो अब समाचार में सुनते हैं कि आज 15,000 हो गए, अमेरिका में 3 लाख है, फ्रांस 2 लाख है, तो ये चीज सुनते हैं तो इससे क्या हम समझे कि वहाँ इतना एकदम से उछाल आ गया, जैसे शेयर मार्केट में उछाल आता है ऐसे केसों वहाँ उछाल आ गया। हमारे इसमें इतना कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल आप लोगों की मेहनत की वजह से जो आप लोगों ने हमारे लिए मेहनत करी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे देश के जो चिकित्सा कर्मियों ने लोगों का साथ दिया है, उनकी हिम्मत बढ़ाई है और उनके पीछे डेडिकेटेड उनकी सर्विस है, उसको सैल्यूट है। जी बताएं। और तो अगर देखा जाए जी, इस बार उससे ज्यादा होने वाले हैं जो अप्रैल मई में देखा है। ये मैं पक्का बता सकता हूँ कि इससे डरना नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि हम बचाना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में ना पहुंचे लोग। हमें सारे परहेज करने हैं, हमें वैक्सीन जरूर लगानी है अगर वैक्सीन नहीं लगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी केसेस और बढ़ेंगे और काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन उतनी तेजी से नीचे आ जाएंगे। तो अपना डरना नहीं, पैनिक नहीं करना। डॉक्टर बलबीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण होता है, अगर हमने लास्ट फर्स्ट वेव में देखा एक पीक पे गया, फिर डाउनफॉल हो गया, सेकेंड वेव आई, हमने एकदम से पीक पे गए, डाउनफॉल आया, और नाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम थर्ड वेव। अब ये इसमें भी अब धीरे धीरे जैसे 90,000 केस हो गए और आज के केसेस का डेटा जब तक रात तक अब आएगा, पब्लिश होगा, तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद है कि काफी ज्यादा होगा। तो ये जो चीजें हैं ये क्यों एकदम से पीक पे आती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं या माइल्ड पड़ जाती हैं, इसका क्या कारण है? तो ये वायरस का साइकिल है। तो ऐसे ही वायरस ये बताया, तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कोविड की इलनेस लेके या इसके आसपास के वायरस का जी। इसका नियरेस्ट एग्जांपल है स्पेनिश फ्लू, जो शायद हमारी हिस्ट्री में हमने नहीं देखा, लेकिन जो हिस्ट्री से हमने पढ़ा उसने एग्जैक्टली ऐसे बिहेव किया।
3 या 4 वेव्स आई थी, उसके बाद वायरस खत्म हुआ। और जो तीसरी वेव थी उसमें वायरस ने इतना घातक नहीं सिद्ध हुआ जितना पहली और दूसरी वेव में था। एग्जैक्टली यही कोविड कर रहा है जी। जाता है ऊपर, फिर बिल्कुल नीचे आता है। और स्पेनिश फ्लू की 4 वेव्स आई थी, तीसरी वेव के बाद वो कम घातक हो गया और उसके बाद खत्म हो गया। तो यही उम्मीद पे हम ज्यादातर साइंटिस्ट बैंक कर रहे हैं कि कोविड भी ऐसे ही बिहेव करेगा। बिल्कुल, और ये ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये कम होगा, धीरे धीरे ये वीक पड़ जाएगा। ये बेहद ही इनकरेज करने वाली बात है। और डॉक्टर बलबीर, जैसा कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब नंबर्स हम देखते हैं केसेस के, तो कहीं ना कहीं क्योंकि भारत में या पूरे विश्व में जो सेकेंड वेव थी उसने इतना विनाश किया, हमने इतने अपनों को खोया कि कहीं ना कहीं नंबर्स देख कर लोग घबरा कर, और कई बार अगर हम देखें तो अस्पताल भी डर जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपनों को खोया है। तो वो जो अब जो कि माइल्डर केसेस हैं, बट फिर भी प्रिकॉशनरी लोग अस्पताल में जाने की जिद करते हैं या उन्हें लगता है कि कहीं कुछ एक अननोन फियर से वो भयभीत होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? तो मैंने वही कहा कि ये पैनिक नहीं होना, ये पैनिक की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको तसल्ली दे रहा हूं कि मैंने वो देखा पीरियड जब 15,000 पर डे दिल्ली में केसेस थे और हमारे पास एक भी बेड नहीं था। लोग मुझे फोन करते थे कि कहीं अरेंज कर दो दिल्ली में, और हम नहीं कर पा रहे थे। आज की डेट में हमारे बेड्स खाली पड़े हैं आईसीयू के। तो इसलिए स्थिति इतनी खराब नहीं है। नंबर्स और भी बढ़ेंगे लेकिन उससे डरना नहीं है। जी, डरना नहीं है, लेकिन पूरी तरह से प्रिकॉशन रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश डॉक्टर बलबीर आपने दिया। और प्रिकॉशन की बात हुई है तो बात कर लेते हैं प्रिकॉशनरी डोज की भी, क्योंकि अब जिस तरीके से 10 जनवरी से ये शुरुआत की जा रही है सीनियर सिटीजन्स के लिए या फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, तो कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कितने दिनों का गैप होना चाहिए वैक्सीनेशन में? तो पहले तो जो हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स शुरू हुए थे वो लास्ट ईयर जनवरी 2nd वीक से शुरू हुए थे। डॉक्टर्स, नर्सेज, फिर मिलिट्री पर्सनल, फिर पुलिस, और ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स को स्टार्ट किया गया था लास्ट ईयर। तो इसका मतलब उनका 1 साल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो उनको तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो उनसे शुरू होगी। फिर जो 60 ईयर्स प्लस के हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लंग डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उनको भी डोज मिल सकती है, तीसरी डोज। अगर आपको लास्ट डोज 1 महीने से ज्यादा लगा है तो आप 3rd बूस्टर के लिए एलिजिबल है। बट अगर 2-3 महीने निकल गए तो यू आर द बेस्ट। 3 महीने निकल गए तो आपका बेस्ट है, आपको जरूर तीसरा बूस्टर लो। तो डॉक्टर बलबीर, जैसे जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं सीनियर सिटीजन, उन्हें क्या किसी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा तब डोज लगेगी, या वो सिर्फ अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं? सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं। एक फॉर्म होता है, वो वहाँ पे ही डॉक्टर या सेंटर में भरा जाता है जिसमें उसकी कोमॉर्बिडिटी टिक लगा देता है। जी। और डॉक्टर बलबीर, इस समय बच्चों का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, 15 से अगर हम देखें 18 साल के बच्चों का। तो इन बच्चों से आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप हॉस्पिटल में देख रहे हैं, कितना उत्साह है बच्चों के अंदर? तो आप देखेंगे कि 3 दिन ही हुए हैं अभी 15 से 18 साल को, और बहुत लोग सामने आए, और इतना रैपिड ड्राइव हुआ जितना हमने एडल्ट्स में नहीं देखा था जब लास्ट ईयर जनवरी में शुरू हुआ था। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया वैक्सीन में कि वो अपने बच्चों को भी लगवाना चाहते हैं। बिल्कुल, और बच्चे शायद बड़ों से ज्यादा समझदार हैं, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर बलबीर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर बलबीर ने आपको कोरोना से बचने और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए मुझे यानी सिद्धार्थ को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGTalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।